हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंप्लीट जो है 9 जो फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि हमारे पास बेसिक यूनिट्स एंड प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट। एज यू नो वेरी वेल कि वी हैव 7 जो होती है वो आपकी बेसिक यूनिट्स होती है और 2 जो है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा वो कंप्लीट 9 जो है यूनिट्स जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वन शॉट जो है ये आपका टोटल जितने भी यूनिट्स हैं उसका एक वीडियो बन रहा है और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो 9 फंडामेंटल यूनिट्स हैं इंक्लूडिंग द आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसी से किसी भी न्यूमेरिकल्स का जो लास्ट पार्ट होता है जो यूनिट बनती है वो इसी से बनती है। अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, बिकॉज सेवरल टाइम्स यू हैव सीन कि कोई बच्चा लिखता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लिख रहा है वेलोसिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेके चलते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका क्या बन रहा है, देखो वेलोसिटी अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम और नीचे फिर टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टी स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास जो इसका यूनिट बन के आता है वो आता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये कमाल की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है इसके अंदर कि मीटर जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि आपका बेसिक है, और सेकंड भी आपका बेसिक है। तो टोटल क्या हो रहा है, जितने भी जैसे हमारे पास क्या है, हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं इसमें। अब आता है डियर व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स तो डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, विच यूनिट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम ड्राइव नहीं कर सकते फ्रॉम वन अनदर, यानी कि इनको ड्राइव नहीं कर सकते हम एक दूसरे में, ठीक है। नो कैन दे बी फर्दर रिजॉल्व इनटू वन अनदर, ना ही उनको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं हम अलग अलग उसमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं फंडामेंटल फिजिक्स। हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल चीजें क्या हुई कि किसी का अगर फंडामेंटल कमजोर है तो हम कहेंगे भाई पहले फंडामेंटल तो क्लियर करो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब मेन बात जो आपके पास आपको सीखनी है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम फर्दर एक दूसरे में क्या नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते उनको, ठीक है। जब हम उनको ड्राइव नहीं कर सकते इसका मतलब वो आइसोलेटेड यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आइसोलेटेड यूनिट्स का मतलब क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और सक्सेसिवली हम उसको डिस्कस करेंगे। अब साथ साथ में एक और बात बता दूं कि फंडामेंटल यूनिट्स के बाद जब हम फंडामेंटल यूनिट्स सीख जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स सब बच्चे याद रखेंगे वो होती है 7 और इसके अंदर 2 और यूनिट होती है मिला के हो जाती है 9। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, एंड नाउ देखिए फंडामेंटल यूनिट्स होगी 7 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगी 2। तो टोटल मिला के नो यूनिट्स हो गई, 7 फंडामेंटल और 2 यूनिट्स हो गई आपके जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। अब आप ये बात ध्यान करके रखें कि ये 9 यूनिट्स पूरी फिजिक्स में आपको मिलेंगी। कोई भी फॉर्मूला बनता है, कोई भी फॉर्मूला यदि बनेगा उसका जो यूनिट्स होगा तो वो इन्हीं यूनिट्स में, जो 9 यूनिट्स हम बताने जा रहे हैं जिसमें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो 9 यूनिट्स में से ही वो फॉर्मूले का जो यूनिट बनता है। जैसे हम लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन लिखते हैं, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिखते हैं, कहीं हम टेम्परेचर की बात लिखते हैं। तो जो भी कुछ हम लिखेंगे वो इन्हीं 9 फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पर उसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इन 9 यूनिट्स पर होगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, यानी कि वो फिक्स हैं। जैसे मास हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ये सब मिला के हमारे पास केल्विन हो गया, तो ये सब मिला के हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ग्रेजुअली वी विल डिस्कस
इन डिटेल इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, दो चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसको रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डिराइव्ड कर सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ दीज 9 यूनिट्स। ठीक है, इन 9 यूनिट्स की मदद से जो फॉर्मूले निकल के आते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि जिसको डिराइव कर सकते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंडामेंटल्स, वो डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएगा। फंडामेंटल्स तो 9 यूनिट्स हो गए, तो 9 सिंबल्स मिलेंगे आपको जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उन 9 के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इनकी मदद से ही हम आगे निकाल पाएंगे। तो मैं आपको जिन फंडामेंटल यूनिट्स में उनको पढ़ाने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ें, क्योंकि लेबर तो आफ्टर ऑल आप ही को करनी है, लर्न भी आप ही को करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो डियर स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द फिजिक्स। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले हम लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहला पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं, दैट इज द किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि मास, हम इसको मास को ले रहे हैं, मास जो है वो मेजर किया जाता है किलोग्राम में। ठीक है, तो अब इसको आप समझने के लिए बिल्कुल देखो, रटना तो किस चीज को है नहीं डियर, अगर रटोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक, अब आपको ये समझना है कि मास का जो फंडामेंटल यूनिट्स है, मास को कहां से सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जब मास के बारे में किया कि हम चीजों को तोलते हैं, मेजर करते हैं, उनको भाई कैसे करें, हम उसको कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट लें। क्योंकि यदि आप 10 केजी की चीनी को अमेरिका जाएं या फिर यूएस जाएं या फिर आप चीन जाएं, जापान जाएं, कहीं मलेशिया जाएं, कहीं पर भी जाएं, बॉम्बे में आए, दिल्ली में आए, मद्रास में आए, ठीक है, कलकत्ता में, कहीं पर भी जाएं, आप छोटे से गांव में चले जाएं इवन, तो आप जब 10 केजी चीनी लेंगे या 10 लीटर आप ऑयल लेंगे, ठीक है, तो सब जगह आपको एक ही मेजरमेंट मिलेगा। तो ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी चीजें जो हम हर शॉप्स पे जाते हैं तो हमें उतना ही मिलता है, यानी कि एक शॉप से हमने चीज ली 10 केजी, हमने कोई चीज ली 1 किलो चीनी, उस चीनी को हम उसके बराबर वाली शॉप से अगर हम मेजर कराएं कि भाई जरा से तोलना कितना हो रहा है, तो वो भी बताएगा भाई साहब ये तो 10 केजी है। आप अपने गांव को छोड़ के किसी बाहर शहर में चले जाएं कि इसको तोल के दिखाओ भाई, ठीक है, तो वो भी कहेगा भाई ये तो 10 केजी है। अमेरिका में ले जाए तो चीनी को, वो भी कहेगा 10 केजी है। तो ऐसा कैसे, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम, जिसके इक्वलेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका मेजरमेंट एक जैसे ही आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरेडियम, एक होता है प्लेटिनम इरेडियम। तो क्या हुआ कि जब वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस बैठी कि भाई हमको पूरी दुनिया में एक ही चीजें, एक ही यूनिट्स हमें बनानी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम ये 10 किलो चीनी यहाँ ले रहे हैं, हम वहां गए तो गांव में निकल गई 9 किलो 700 ग्राम, ठीक है, कहीं और चले गए तो वो निकल गई 11 किलो, ठीक है, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ऐसा किया गया, पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे, जो भी जिन्होंने ये सब कुछ संरचना की, कंस्ट्रक्ट किया, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि हम एक, जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप, यानी कि उसकी जैसे हम पूरी दुनिया में चला दें। तो एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर होता है, क्या होता है, द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट, जिसको रख दिया गया है एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, कहां पे, आपका फ्रांस में रखा हुआ है, एट द सेवियर्स पेरिस एंड फ्रांस, पेरिस फ्रांस, नियर पेरिस फ्रांस में रखा गया है। अब आपको बहुत ही आसानी से ये चीज समझ जाएगी कि भाई जो मास है, यानी कि जो मास का जो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी मास है, वो फंडामेंटल यूनिट्स जो मास है वो क्या है, मास के लिए हमारे सबसे पहला, क्योंकि ये पहला है मास, तो मास मेजर्ड इन द किलोग्राम। अब मास फंडामेंटल यूनिट हुआ, यानी कि किलोग्राम जो है फंडामेंटल यूनिट हुआ। तो मास के बारे में क्या है कि मास जो है द मास ऑफ प्लेटिनम इरेडियम, यानी कि प्लेटिनम इरेडियम, प्लेटिनम प्लस इरेडियम का एक सिलेंडर होता है, प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है, और इसका जो इस तरह से मान लीजिए प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है, और वो प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर का जो हाइट है वो भी डायमीटर के इक्वल है, यानी कि हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो डायमीटर
एंड द हाइट आर इक्वल, तो एच और ये डायमीटर जो है दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है कहाँ रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स का जो भी म्यूजियम है उसके अंदर उसको रखा गया है। आप जाके देख सकते हैं, वो फ्रांस में है। अब क्या होगा कि मान लीजिए इस तरह का सिलेंडर का पीस है, इस तरह से एक टुकड़ा है, अब इसके वजन के बराबर, तुमने कभी ये सुना है कि जैसे किसी दुकान पे छापा पड़ गया, कुछ अधिकारी आ गए, उन्होंने कहा भाई तुम तोल के कम देते हो, तुम्हारा क्या है तोलना, कम तोलना है तुम्हारा, तो वो कैसे पता चलेगा कि बहुत से लोगों का जो वेट होता है उसके अंदर से वो छोटा सा क्या कर देते हैं, कट लगा देते हैं, कट लगा के पीस बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये 1 किलोग्राम का है और इसमें से उसने 30 ग्राम का हिस्सा निकाल लिया, तो जब आपको वो तोल के देगा, जब आप वो कुछ सामान लेने जाएंगे, तो मान लीजिए दिन में उसके पास 100 लोग चले गए, 100 लोग सामान लेने चले गए उसके पास, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि 100 लोगों को 30 ग्राम कम मिलेगा हर बार, ठीक। तो अब 100 को 300 से कर दीजिए, उसको कितने पैसे उसको मिलते हैं, कितने पैसे वो बचा रहा है, वो तो सामान तो दे ही रहा है ना उसमें से, तो यानी कि वो दे रहा है 9 किलो 700 ग्राम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेटिनम इरिडियम का रोड है, वो सिलेंडर की फॉर्म में है, उसका डायमीटर जो है वो उसके हाइट के इक्वल है, और उसको रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स में रख दिया गया है। तो केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट द सेवियर्स नियर पेरिस फ्रांस, ये इसका डेफिनेशन, ठीक है। जो मैंने बोला उसको रिपीट करके आप नोट्स बनाने लिख लेंगे। तो क्या, द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवियर्स नियर पेरिस एंड फ्रांस, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक। तो अब ये हमारे पास ये तो पहला जो पॉइंट था, यानी कि पहली आपकी फंडामेंटल यूनिट्स का पहला पार्ट हमने कर लिया, ये हमारे पास हो गया मास। मैं इसको रब कर रहा हूं। मास के बाद आ जाएगा आपके पास, हम लेंगे अब मीटर। मीटर हम यहां पे सेकंड फंडामेंटल यूनिट है मीटर, ठीक है। ये सेकंड फंडामेंटल यूनिट हमारे पास क्या होगी, मीटर होगी। मीटर को हम क्या करते हैं, लेंथ से। तो क्या है, अब जो लाइट होती है, ठीक है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम इज दैट प्लेस वेयर देयर इज नो एयर। वैक्यूम का हिस्सा क्या होता है, जैसे ये हमारे पास कोई सिस्टम, क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर इसकी जो हवा है, एयर है, उसको सक्सेशन पंप से बाहर निकाल लें। क्या करें, सक्सेशन पंप से बाहर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको सील कर दे, उस पॉइंट को जब निकाला तो अंदर क्या हो, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम का मतलब हो गया क्या, वैक्यूम के क्रिएशन से क्या हो गया कि वैक्यूम जब क्रिएट हो गया तो वहां पर हवा रही नहीं बिल्कुल आपकी। तो अब ये कहता है द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग, अब एक इंटरवल है उसको हमें याद रखना है, 299, यानी कि 299 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। तो ये हमारे पास एक पॉइंट डेफिनेशन बनी। तो अब इस डेफिनेशन को आपने याद करना है, बहुत ही सिंपल हो गया, यानी कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम। तो मैं इसे लिख देता हूं, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, द पाथ traveled by the light in vacuum during the interval of 1/299,792,458 of a second, यानी कि एक सेकंड के इतनेवें हिस्से में जो डिस्टेंस कवर होती है, दैट इज कॉल्ड द मीटर, यानी कि उसको हम 1 मीटर कहते हैं। तो आप देखो कि 1 मिनट के 1 सेकंड के इतने भी हिस्से, यानी कि 1 सेकंड इसको डिवाइड करें तो 0.000000 सेकंड में वो लाइट जितने पाथ को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द 1 मीटर। उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं हम 1 मीटर। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको यहाँ क्लियर आ रहा होगा समझने। तो देखो मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि मीटर है हमारे पास, हमें बताना है कि मीटर क्या है। तो आप ये मान के चलिए कि वैक्यूम के अंदर, जैसे ये पोर्शन हमने लिया, यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम क्रिएशन है, तो 1 सेकेंड को डिवाइड करें इससे 299,792,458 ऑफ ए सेकेंड, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.00000 समथिंग करके कुछ आएगा। उतने समय में जो रे ऑफ लाइट है, यानी कि जो लाइट की जो किरण है, रे है,
वो जब इसके अंदर चलेगी तो एक इतने हिस्से में जितना टाइम पॉइंट 000 का आ रहा है, वो जितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ, उसको हम बोलते हैं मीटर। यानी कि वो आपका जितनी डिस्टेंस चला उसको हम बोलेंगे 1 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। तो ये आपका मीटर का फंडामेंटल यूनिट का सेकंड आपका यूनिट हो गया। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स में पहले है मास, फिर है मीटर। ठीक है, अब हम इसको ये आप समझ लें बिल्कुल कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, ओके, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, जो लाइट है वो चल रही है, कहां चल रही है? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या जगह होती है? वैक्यूम वो जगह होती है जहां पर वैक्यूम इज द प्लेस वेयर देयर इज नो एयर, जहां पे एयर नहीं होती है। तो अब क्या है कि 1 सेकंड के इतने हिस्से में लाइट जो है वो जितना डिस्टेंस कवर कर लेती है उसे हम बोलते हैं 1 मीटर। तो ये टॉपिक में हमने इतना यहाँ पे किया है, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं यहाँ पर। अब यहां से हम जाएंगे टाइम पर। अब टाइम का जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? देखिए, अब आता है हमारे पास टाइम। टाइम का मतलब हो गया हमारे पास यह सेकंड। टाइम का मतलब हो गया हमारे पास यहां सेकंड। तो यानी कि ये हमारे पास होता है MLT, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। ये यही होता है हमारे पास क्या है, इनको हम बोलते हैं आपका फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स यहां पे होगा किलोग्राम, यानी कि मास, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टाइम की जगह हमने क्या है? सेकंड। तो थर्ड क्या हो गया? सेकंड। तो थर्ड सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट बिकॉज टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, मीटर, आवर्स। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैं समझेंगे। हमारे पास हो गया टाइम का, यानी कि सेकंड की हमें बताना है। तो क्या होता है? एक सीजियम 133 एटम होगा, सीजियम सीजियम 133 एटम होता है। ठीक है, तो सीजियम 133 एटम ये हमारे पास है, यानी कि एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपको ये समझना है इसके अंदर कि हमारा डेफिनेशन किस तरह से बनेगा, इसके अंदर हो क्या रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि द टाइम टेकन बाय द सीजियम 133 एटम, द टाइम टेकन बाय द सीजियम 133 एटम इन 1 सेकेंड, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा एक वैल्यू, जिसे हम लिखेंगे 9192631770, 9192631770 ऑफ ए सेकेंड। ठीक, अब क्या होता है? टाइम टेकन बाय द सीजियम 33 एटम इन दिस सेकेंड, इतने वाइब्रेशन यदि हो जाते हैं, इतनी यदि वाइब्रेशन हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द 1 सेकेंड। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास इतने वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो जाएंगे। यानी कि 1 ऊपर रखें, इससे इसको डिवाइड करें, तो जो भी आएगा 0.00 जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ इसके अंदर आ रहा है, वो इतने वाइब्रेशन 1 सेकंड में ले लेगा। कौन ले लेगा? सीजियम 133 एटम। तो सीजियम 133 एटम इतने वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लेता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द 1 सेकेंड। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि सीजियम 133 जो एटम होता है, वो एटम इतने वाइब्रेशन करने में जितना समय लेता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द सेकेंड, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। यानी कि द टाइम टेकन बाय द सीजियम 133 एटम टू कवर अप सच ए वाइब्रेशन, इतने वाइब्रेशन करने में जितना समय लेगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा सेकेंड। मेरे ख्याल से टॉपिक आपको यहां पे क्लियर होगा। ठीक, किसी को बताना हो आपने, पेपर में लिखना हो आपने, तो इतना लिखना है कि सीजियम 133 एटम है, इसको कोई भी बच्चा अपनी लैंग्वेज में बना सकता है कि सीजियम 133 जो एटम है, ये इतने वाइब्रेशन लेने में जितना टाइम लेता है उसको 1 सेकंड कहेंगे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इतने वाइब्रेशन करने में जो समय लगता है वो लगता है 1 सेकंड। कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है समझना। क्या कि इतने वाइब्रेशन करने में जो समय लगेगा वो हमारा होगा सेकंड। या हम कहें कि सीजियम 133 एटम 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर देता है, ले लेता है,
तो इतने वाइब्रेशन लेने करने में जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड द 1 सेकंड। द टाइम टेकन बाय द सीजियम 133 एटम टू कवर अप सच ए वाइब्रेशन इज कॉल्ड द सेकंड। इसको हम डियर बोलेंगे सेकंड। तो इस टॉपिक में तो मैं इतना ही समझा रहा हूं। तो बेसिक यूनिट यानी कि टोटल हमारे पास बेसिक यूनिट्स मान लीजिए 7 बेसिक यूनिट्स टोटल, ठीक है। अब 2 फंडामेंटल यूनिट, 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट यदि हम और ऐड कर देते हैं इसके अंदर तो टोटल मिला के कुल 9 यूनिट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी ये जो यूनिट्स हैं इनसे ही हमारे हर फॉर्मूले बनते हैं जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। हम इस टॉपिक में ये बताने की भी कोशिश करेंगे साथ साथ कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और आपका डिराइव्ड यूनिट्स होती है। तो मेरा जो वीडियो मैंने बनाई है पहले उनको आप देख लीजिए, तो उसमें आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। तो इस वीडियो में कुछ मैं ब्रीफ में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ये फर्दर इनको हम किसी ड्राइव नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल यूनिट्स होती है। जैसे मास हो गया, किलोग्राम हो गया आपका, और सेकंड हो गया। ये मैंने डेफिनेशंस ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा दी। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ केल्विन के बारे में। तो केल्विन को हम समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो केल्विन के बारे में हम डिस्कस करें कि व्हाट इज द केल्विन। तो केल्विन ये है, इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का तो यूनिट होता है, ठीक है। अब हमको एक बार इसको समझने के लिए समझनी होगी। एक वर्ड है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, क्योंकि अगर तुम सब बच्चों ने ये नहीं समझा, मेरी इस लैंग्वेज को आप रटते रहे, रट्टाफिकेशन लगाते रहे, तो क्या होगा, एग्जाम में यू विल फॉरगेट। आप भूल जाएंगे आपने क्या पढ़ा, केल्विन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये है कि केल्विन जो है ये टेम्परेचर का एक यूनिट होता है। अब आती है बात की ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसमें एक वर्ड आएगा। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है, एक्चुअली में क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वाटर की 3 स्टेट होती है। एक तो वाटर हो गया, ठीक है, तो वाटर हो गया, आइस हो गया और आपका वाटर वेपर्स हो गया। तो ये 3 स्टेट्स हैं, यानी कि 3 फॉर्म्स होगी वाटर की। तो वाटर और आपका वाटर तो लिक्विड फॉर्म में, आइस फॉर्म में, और वाटर वेपर जो है वो गैसेस फॉर्म में होगी। तो इट इज डिफाइंड एज, मैं इस डेफिनेशन को बोर्ड पे लिख रहा हूं कि इट इज डिफाइंड एज क्या, इट इज डिफाइंड एज 1/273.16 thermodynamic temperature of the ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये हमारे पास मेन पॉइंट आपको याद रखना है। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो डेफिनेशन में आया, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, देखिए प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ हम बनाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का जो हम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए ये लाइन हम ले रहे हैं वाटर के लिए। सपोज हमने वाटर के लिए इसको कंसीडर किया, तो ये वाटर हो गया, और एक लाइन हमने ले ली यहाँ पर, ये हमने ले ली आपकी आइस की, और थर्ड हमने ले ली वाटर वेपर्स की, ये होगी वाटर वेपर्स। तो देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट रहा, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर कि वाटर का एक हमारे पास रे है, एक हमारे पास ले लिया हमने इसको आइस का यानी कि सॉलिड का, एक वाटर वेपर्स का। तो वेयर ऑल 3 स्टेट्स ऑफ द वाटर को एग्जिस्ट, जहां पर ये मिलती है उस जगह पर जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं केल्विन। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इट इज डिफाइंड। अब आप रटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं कि 1/273.16 थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, यानी कि ये जो ट्रिपल पॉइंट है यहां पर जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं केल्विन। तो ये हमारा केल्विन का
डेफिनेशन हो गया, यानी कि इसको अब निकालेंगे कैसे, क्या होता है कि 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर एंड द टेम्परेचर 273.16, ये टेम्परेचर हुआ 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, तो ये हमारे पास एक केल्विन का डेफिनेशन हो गया कंप्लीट। तो केल्विन को आप भूलेंगे नहीं मेरे ख्याल से, बहुत ही इजी मैंने डेफिनेशन को बताया कि मेन याद रखना है 1/273.16। कोई तुमसे ये नहीं पूछता है भाई केल्विन क्या चीज है और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स वो होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज दैट पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स ये कोएग्जिस्ट होती है। ये कोएग्जिस्ट जिस पॉइंट पर होती है वहीं पर जो टेम्परेचर होता है उसे हम 1 केल्विन बोलते हैं। तो इस टॉपिक में तो इतना ही रहेगा, यही हमारे पास +1 में इतने ही हमें जरूरत है। ठीक है, इसको हम यहां से रख कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया पॉइंट। एंड नाउ सेकंड इज द एम्पियर। अब हम एम्पियर की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, एम्पियर। तो ये एम्पियर जो है, एम्पियर इट इज द यूनिट ऑफ करंट, इट इज द यूनिट ऑफ करंट, ये करंट का यूनिट है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही एक अच्छा सा पॉइंट, अच्छा सा डायग्राम बोर्ड बना रहा हूं, उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज वी हैव द 2 कंडक्टर्स। हमारे पास मान लीजिए 2 कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर हमारे पास ये है और एक कंडक्टर हमारे पास ये है। ये हमारे पास 2 कंडक्टर है, इसको हमने लिया P और इसको हमने माना Q। ओके, एंड दीज 2 कंडक्टर्स वी केप्ट हियर 1 मीटर अपार्ट टू वन अनदर, एक दूसरे से हमने से 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसको यहाँ पर रख दिया। ये हमने 1 मीटर की डिस्टेंस इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब ये 2 वायर जो है इसके बीच में मान लीजिए हम यहाँ करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट जो फ्लो करेंगे I1 एंड I2, जो करंट जा रहा है। ठीक है, अब ये करंट जाने से क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन क्योंकि एक ही तरफ है। ठीक है, तो इसमें एक फोर्स डेवलप होगा, एक फोर्स डेवलप होगा। वो फोर्स की जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो ये करंट जो है इसका डेफिनेशन क्या है कि करंट का तो ये यूनिट है एम्पियर, और इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, द करंट जनरेटिंग ए फोर्स, करंट जनरेटिंग ए फोर्स, द करंट जनरेटिंग ए फोर्स, द करंट generating a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देखिए, जैसे करंट उसके अंदर चलेगी तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। उस फोर्स का जो ऑर्डर है, यानी कि फोर्स जो है इस ऑर्डर की होगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का, जो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। फोर्स डेवलप होगा तो क्या होगा, फोर्स डेवलप होने से बिटवीन 2, यानी कि कब हो रहा है, न्यूटन पर मीटर, बिटवीन 2 कंडक्टर्स, बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स। और ये जो पैरेलल कंडक्टर्स है हैविंग द इनफाइनाइट लेंथ, इनका जो लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही इनफाइनाइट लेंथ के बने हुए हैं। यहाँ पे हम डैश शो करके ये शो कर सकते हैं कि इनका लेंथ जो है वो इनफाइनाइट लेंथ है। एंड क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, और इनका जो एरिया है वो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एंड केप्ट 1 मीटर अपार्ट टू वन अनदर। तो डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, द करंट जनरेटिंग ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर between 2 parallel conductors, infinite length and negligible cross section, negligible cross section का मतलब एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इतनी सी डेफिनेशन हम इसको याद करेंगे। एंड केप्ट 1 मीटर अपार्ट,
अपार्ट 1 मीटर, अपार्ट 1 मीटर डियर स्टूडेंट्स। तो ये डेफिनेशन आपको कितनी आसान लग रही है कि कोई पूछे कि व्हाट इज द एम्पियर, एम्पियर क्या है, तो आपको ये बताना है कि देखिए कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल वायर्स हैं, अगर हमारे पास 2 वायर्स हैं और उन दोनों वायर्स को हमने 1 मीटर की दूरी पर रख दिया, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया दोनों को, इसको हमने P कंसीडर किया, इसको हमने Q कंसीडर किया। When the current flowing between the 2 parallel conductors, okay, जब पैरेलल कंडक्टर्स में करंट फ्लो करेगी तो एक फोर्स डेवलप होगा, वो फोर्स जो है किस ऑर्डर का फोर्स होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अगर इतना फोर्स डेवलप हो रहा है, इन दैट केस वी विल से 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। ओके, कितना आसान है, बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पॉइंट कितना ही इजी डेफिनेशन बन गया है कि हमारे पास 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, उन दोनों पैरेलल कंडक्टर में हम करंट को फ्लो करते हैं, करंट छोड़ते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा। वो जो फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, वो जो फोर्स डेवलप हो रहा है, वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो फोर्स का ऑर्डर होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और जो ये इनका कंडक्टर से उनका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया एम्पियर का, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम इतने करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं मोल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स मोल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स को मैसेज कर दें या लिंक भेज दें, कहो उनको कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह सभी वीडियो डिस्कस। तो नेक्स्ट इसमें पार्ट क्या है हमारे पास, मोल। तो मोल को हम ये लिखेंगे तो मोल क्या आ जाएगा, मोल हमारे पास है, मोल है इट इज द यूनिट ऑफ, इट इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मैटर। ये हमारे पास यूनिट ऑफ मैटर है। तो मोल को समझने के लिए हम करेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ओके, it is the amount of the substance, amount of the substance containing, it is the amount of the substance containing same number of elementary units, same number of elementary units as there are contains 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। तो ये डेफिनेशन तो बहुत इजी हो गई। इसमें ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास 1 मोल साल्ट है, यानी कि नमक है, 1 मोल हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि 1 मोल हमारे पास शुगर है, चीनी है हमारे पास, या कुछ भी हमारे पास, ये कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल है तो वो 1 मोल के अंदर जो एलिमेंट्री पार्ट यूनिट्स आएंगी वो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में भी उतनी ही होंगी। यानी कि जितना हमारे, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल कुछ भी सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास मैटर है, तो इसका मतलब उसके अंदर 6.023 into 10⁻23 एलिमेंट्री यूनिट्स होंगी उसके अंदर, यानी कि ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर हुआ। तो यही हमारे पास मोल का डेफिनेशन है कि मोल में ये बताया गया है कि इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये किसी सब्सटेंस की वो मात्रा है, वो क्वांटिटी है कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स जितने कार्बन 12 के अंदर होती हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 मोल, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं कैंडिला की, इसके बारे में जो है उस पोर्शन को हम कैसे करेंगे, कैंडिला को हम कैसे करेंगे कि कैंडिला क्या होती है। देखिए कैंडिला जो है वो यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। कैंडिला को मैं लिखता हूं इट इज द यूनिट ऑफ इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि हमारे पास जो लाइट है, क्या होगा, ल्यूमिनस का मतलब क्या है, चमक होती है। ल्यूमिनस का मतलब क्या है, लाइट का निकलना, रेडिएशंस का निकलना,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये है आपका कैंडेला, इसका यूनिट है। तो जैसे हमने और बताया मास है, किलोग्राम है, केल्विन है, मोल है, एम्पियर है, इसी तरह से ये एक यूनिट है कैंडेला। किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। अब हमें समझना है कि इस यूनिट में हो क्या रहा है। तो इट इज द यूनिट ऑफ, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहां से इसका डेफिनेशन स्टार्ट है। इट इज द, एक वर्ड को मैं बताऊंगा, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी in a given direction, in a given direction, किसके कारण? ड्यू टू ए सोर्स, ड्यू टू ए सोर्स, ड्यू टू ए सोर्स। इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ड्यू टू ए सोर्स, ड्यू टू ए सोर्स which emits, जो निकालता है, which emits मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ 540 into 10 to the power 12 hertz, of which the radiant intensity in that direction is 1/683 watt per स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी, ये तुम्हारी बुक में भी लिखी है। अब मेन बात आती है इसको समझना किस तरह से, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो रेडिएशन है, जो आपका कैंडेला यूनिट है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, अब इसको आपने समझना है। ठीक है, क्योंकि बिना समझे तो आप इसको लिख ही नहीं सकते। आप रेक्टिफिकेशन करेंगे, ग्रेजुअली यू विल फॉरगेट द मैटर कि आपकी डेफिनेशन क्या थी। तो अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोर्ड पे सब टोटल लिख दिया है कि एक्चुअली में है क्या। एक तरह फिर बता दूं कि इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये यूनिट है। दूसरी बात, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन गिवन है ड्यू टू ए सोर्स, यानी कि किसी सोर्स से कोई लाइट आ रही है। आप इसको इन नटशेल में आप इतनी सी बात कर सकते हैं कि एक लाइट है जो रेडिएट हो रही है, निकल के आ रही है, इसे बल्ब की रोशनी है। ठीक है, निकल के आ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में जो ये बल्ब है, जो भी ल्यूमिनस का मतलब जो भी चमकती हुई चीज है, उसके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि वो इस ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन कर रहा है। रेडिएशन मैंने निकलना, किसी चीज का बाहर की तरफ आ जाना। ठीक है, 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज का मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया कि इसके जो कलर होगा वो एक ही होगा, एक ही तरह का इसमें लाइट होगा। तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, यानी कि इस फ्रिक्वेंसी का निकाल रहा है, बिकॉज हर्ट इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इस फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन बाहर आ रहा है, ऑफ विच द रेडिएंट इंटेंसिटी, जो उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी यानी कि उसके निकलने की तीव्रता, निकलने की स्ट्रेंथ जो है, इंटेंसिटी जो है, ताकत जो है, जो उसकी, ठीक है, वो ताकत जो है कितनी हो रही है इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में 1/683 वॉट पर स्टेडियन है। यानी कि अब मैं तुमको ये फिगर के थ्रू यदि बताऊं, मैं इस पार्ट को यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने यहां से इसको हटा दिया, ये हो गया हमारे पास। अब मैं इतने पार्ट को यहां लिखा हुआ है। अब आप ये मान के चलिए कि ये हमारे पास सोर्स है और इससे कुछ रेडिएशन हो रहा है, तो रेडिएशन इस तरह से फैल रहा है, और ये हमारे पास इतना साइज इसका बन गया लाइक एन कोन। तो ये जो है यहाँ पर सॉलिड एंगल है, ये हमारे पास सॉलिड एंगल है। तो इसमें से जो भी लाइट यहाँ पर, जो भी रेडिएशन इस तरह से निकल के आ रहा है, ठीक है, वो इस वाले रेडिएशन इसमें से जो निकल के आ रहा है वो रिसीव कर रहा है 1/683 वॉट। इतने वॉट पर स्टेडियम निकल रहा है। स्टेडियम एक तरह का क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। तो सॉलिड एंगल यानी कि इतना जो इसका क्षेत्र बन रहा है, इसका जो एरिया इतना बन रहा है,
उस एरिया में से जो निकल रहा है वो इतने वॉट निकल रहा है, यानी कि 1 ऊपर रख के 683 से आप उसको डिवाइड करें तो 0.000 वॉट एनर्जी आपको मिलेगी, यानी कि इतना उसका रेडिएंट इंटेंसिटी है। ठीक है, तो रेडिएंट इंटेंसिटी उसका कितना हो गया है 1/683 वॉट पर स्टेडियम। तो मेरे ख्याल से टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, आपको साथ कोई पूछेगा कैंडेला होता क्या है, आप इसे समझाइए, तो आप उसको इतना कहेंगे कि एक बल्ब है, सपोज उससे रेडिएशन बाहर निकल रहा है, और जो रेडिएशन एनर्जी बाहर निकल रही है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, ऑफ विच द रेडिएंट इंटेंसिटी जो निकल रही है, फ्रीक्वेंसी तो इतना है लेकिन जो रेडिएंट इंटेंसिटी आ रही है वो उसी डायरेक्शन में है। तो जहां हमारा सॉलिड एंगल बन रहा है, ये सॉलिड एंगल मान लीजिए रिंग है जैसे इस तरह से, तो इसमें से जितना निकल रहा है, ठीक है, वो ले रहा है इतने वॉट पर स्टेडियम निकल रहा है। तो यही है फ्रीक्वेंसी का जो मोनोक्रोमेटिक लाइन है वो फ्रीक्वेंसी है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। तो ये यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कैंडेला को समझने में। ठीक है, तो क्या कहना है आपने कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसका पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, किसी तरह एक डायरेक्शन है उसका, और वहां पर एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल ये होता है यहाँ से। ठीक है, इससे जितना रेडिएशन बाहर निकल रहा है वो रेडिएशन तो बन रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो है 540, उसका कितना है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, तो उसका रेडिएशन है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में है, लेकिन जो उसका इंटेंसिटी है बाहर निकलने का वो है 1/683 वॉट पर स्टेडियन। एक तरह से दरवाजे की बात है, दरवाजे से किसी को निकलना है, जैसे दरवाजे में से 4 आदमी निकल सकते हैं, एकदम से 8 आदमी नहीं निकल सकते, तो उसका इंटेंसिटी कितना होगा कम आउट का, बाहर निकलने का जो इंटेंसिटी है वो 4 है। ठीक है, तो यहां पर जो बाहर निकलने की इंटेंसिटी है इसका रेडिएशन की, वो रेडिएंट जो एनर्जी है उसकी जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो 1/683 वॉट पर स्टेडियन है। तो इस टॉपिक में इतना ही करेंगे क्योंकि कैंडेला का ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है, इसको बेसिक यूनिट भी आप मान के चलिए। अब डिस्कस करते हैं हम रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। तो रेडियन और स्टेरेडियन में सबसे पहले रेडियन की बात करेंगे कि व्हाट इज द रेडियन। तो रेडियन जो है ये एक एंगल है। क्या है, रेडियन एक एंगल है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेडियन बनता किस तरह से, क्या ये एंगल है तो किस तरह का एक एंगल बनता है। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज स्टेरेडियन, ये क्लियर ही नहीं हो पाता। ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेते हैं और आपका ये डाउट जो है दूर हो जाएगा इससे। देखिए हमारे पास क्या है कि ये एक सर्किल हम लेते हैं। ओके, ये हमने सर्किल को ड्रॉ किया। अब सर्किल का एक सेंटर है, इट इज ओ सेंटर ऑफ दिस। ठीक है, इसका रेडियस भी होगा, रेडियस इसका हमने लिया आर, तो आर इज द रेडियस ऑफ दिस। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया ए। ठीक है, जो इसके सरकमफ्रेंस जो। अब देखिए क्या होता है कि ये जो रेडियस है, इस रेडियस के डिस्टेंस के इक्वली हम एक डिस्टेंस को कट करें। मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से ले लें, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इसको कंसीडर किया और 3 सेंटीमीटर हमने इसको कंसीडर किया। ठीक है, हमने इसको लिया। अब ये जो 3 सेंटीमीटर का है जो लेंथ बन रहा है, जो कि रेडियस के इक्वलेंट है। ठीक है, इसको हम अगर थोड़ा सा इसके ऊपर झुका दें, यानी कि इसके ऊपर ही इसको हम इस तरह से करते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर हम इसको ले रहे हैं सी पॉइंट, तो ये सी पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा जब झुकाएंगे, टिल्ट करेंगे, तो ये पॉइंट किस सकते आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर। तो ये डाउनवर्ड डिस्टेंस यहाँ पे हो गया। अब देखिए, तो ये आर जो है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो क्योंकि हमारे पास 3 सेंटीमीटर ही है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है इट इज द थीटा, और थीटा जो एंगल बना है यही हमारा क्या कहलाता है 1 रेडियन के इक्वल है। ओके, अब हम इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज है। तो डेफिनेशन के रूप में से इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे कि इट इज द प्लेन एंगल, इट इज द प्लेन एंगल, ये एक प्लेन एंगल हुआ, इट इज अ प्लेन एंगल बिटवीन रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल which cut off from the circumference, from the
circumference, from the circumference, an arc equal to the radius of the circle, radius of the circle। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे क्या है कि इट इज द प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल है बिटवीन रेडियाई ऑफ द सर्किल, दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो सी पॉइंट तो यहां पर आ गया है, रेडियाई ऑफ द सर्किल विच कट ऑफ, यदि हम इसको बाहर निकालें, विच कट ऑफ फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, इस सर्कमफ्रेंस का एक पीस बना, सर्कमफ्रेंस का एक टुकड़ा हुआ। यदि हम इसको देखें कि ऐसे ऐसे कितने पीस इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो सिंपल जो हमने सीखने के हमें मिलती है नॉलेज, वो ये मिलती है नॉलेज इससे कि जो हमारा रेडियन बना है, वो रेडियन का जो फॉर्मूला बना है वो है थीटा, जो है ये क्या है, सिंपल एंगल यानी कि प्लेन एंगल, ये हमारा प्लेन एंगल हुआ, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द आर्क टू द रेडियस, द रेशियो टू द आर्क ऑफ द रेडियस। अब आर्क जो है हमने क्योंकि इस पॉइंट का लिया है, तो आर्क हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर, पूरा सर्कमफ्रेंस का अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय द रेडियस। अगर हम यहाँ रेडियस से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आर से आर भी कैंसिल आउट, ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, ये 2 पाई बच गया हमारे पास। अब 2 पाई जो है अगर हम इसको और डीप में समझने की कोशिश करते हैं डियर, तो देखो 2 इंटू और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, 3.14 को हम करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 6.28। अब यदि हम इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, यदि ये जो पीस है एसी डिस्टेंस के बराबर ही करें, 1 ऐसे टुकड़ा यहां ले, 2 सेकेंड ऐसे टुकड़ा यहां ले, 3 ऐसे टुकड़ा यहां ले, 4 ऐसे टुकड़ा यहां ले, 5 और ऐसे ही पीस यहां ले 6, तो ये 6 पीसेस बन जाएंगे। और अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं 6 पीसेस बन गए तो 6 तो पीस कंप्लीट हो गए, अब रहेगा क्या 0.28, तो 0.28 जो हिस्सा वो ये हिस्सा, तो यहां से ए से लेकर इस पॉइंट तक का जो हिस्सा है ये हमारा 0.28 का हिस्सा हुआ, ठीक है, ये इसका पार्ट हुआ। तो कुल मिला के ये है कि अगर हम रेडियन की डेफिनेशन देना चाहें तो इससे ये इतना है कि इट इज द प्लेन एंगल, बिटवीन रेडियाई ऑफ द सर्किल which cut off from the circumference an arc equal to the radius of the circle. The ratio of the arc to the circle radius, the ratio of the arc to the radius, exact क्या है, the ratio of the arc to the radius, it gives us the information about 1 रेडियन, और 1 रेडियन को हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो थीटा जो है, थीटा क्या है आपको बन गया प्लेन एंगल, तो आर्क अपॉन रेडियस इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएगा, कमेंट्स में लिखेंगे, आई विल गिव द डिटेल आंसर। वैसे +1 में इतने ही क्वेश्चन की, इतने ही आंसर की जरूरत है, इसमें डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल। तो इतना तो हमारा रेडियन का हो गया। अब रेडियन के बाद आते हैं हम स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, तो स्टेरेडियन में हमें ये समझना है, देखिए स्टेरेडियन में क्या होता है कि इसमें हम लेते हैं इसका सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या है, हमारे पास एक सॉलिड एंगल। तो इस सॉलिड एंगल को समझने का सीधा सा जो फंडा है वो ये है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, हमारे पास एक वाटरमेलन है, एक हमारे पास तरबूज है, हमने इसको मान लिया, और तरबूज क्योंकि ये हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड फॉर्म में, तो यदि हम इसको सॉलिड फॉर्म में करते हैं तो ये हमारे पास एक सेंटर होगा इसका यहाँ पर, और सेंटर के बाद हमारे पास इस तरह से एक पीस, हमने यहाँ से इसको ये ले लिया, ठीक है, ये हमने एक छोटा सा पीस माना, ये है हमारे पास O, और यहाँ पर बन रहा है एक सॉलिड एंगल। तो कुल मिला के क्या है, स्टेरेडियन जो होती है क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल।
यानी कि यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये हमारा सॉलिड एंगल का यूनिट बना। ये क्या है? स्टेडियम। तो स्टेडियम के लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? तो देखिए ये हमारे पास एरिया है, ठीक, ये कंप्लीट, ये हमारे पास सॉलिड एंगल है। तो अगर हम इसे रेस की फॉर्म में देखें, रेस निकालते हुए यहां से दिखाई दे, ये तो हमने लिया है वाटरमेलन। अगर हम सोचे कि चारों तरफ इसके रेस निकल रही है यहाँ से, तो देखिए रेस तो क्या होगा, सभी डायरेक्शन में मूव करेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, और अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, इस तरह से। तो ये कोशिश करते हैं, ये वाला जो पोर्शन, ये जो पोर्शन है, इसमें से रेस कंप्लीटली ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है, कम आउट, इस तरह से बाहर निकल जा रही है। तो ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट, ये पार्ट जो है सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल जो बना, कैसे बन रहा है सॉलिड एंगल, कि ये जो पार्ट है, हमें पता है कि जो पूरा स्फीयर होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। अब आपको यहां से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि 4πr² ये पूरे उसका एरिया होता है 4πr²। तो यहां से मैंने ये पोर्शन तुम्हें बताने की कोशिश करी कि ये जो पीस है, यानी कि यदि हम इस टुकड़े को बाहर इस तरह से निकाल दें, तो ये हमारे पास एक टुकड़ा बना इस तरह से, ये पोर्शन, और इस तरह ये। अब ये देखिए ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये सॉलिड एंगल, और ये हमारे पास यहाँ पे हमने इस तरह से उसको बना दिया, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से, ये पोजीशन भी इसमें आ सकती है, ठीक। तो अब हमारे पास स्टेडियम का जो मिनिमम हुआ क्या है कि रेडियन, स्टेडियम बन कैसे रहा है, स्टेडियम की डेफिनेशन में लिखता हूं, द एंगल एट point O which is covered by conical surface which is covered by conical surface as called स्टेरेडियन इसको बोलते हैं डियर। तो सिंपली बात क्या है कि जो ये सरफेस जो बन रहा है, ये सरफेस जो भी एंगल O पॉइंट पर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन किसका यूनिट है? सॉलिड एंगल का यूनिट है, ठीक है। तो अब हम इसे अगर मैथमेटिकली करें, तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे? स्टेरेडियन का पोर्शन है ये हमारे पास, तो अब हम इसको ऐसे देखें कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, डी ओमेगा, सिंबल इज द सिग्मा, इज इक्वल टू, यहां पे एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्फीयर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस। आपको सिर्फ इतना समझना है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास ये एरिया है, उस एरिया का जो डिवाइडेशन है वो यदि हमारा रेडियस ऑफ स्क्वायर से आ रहा है, रेडियस ऑफ स्क्वायर से आता है, यानी कि एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, कि किसी स्फीयर से हम एक एरिया निकाल दें और वो एरिया जो होगा कॉनिकल फॉर्म में होगा। कॉनिकल फॉर्म में जब वो पीस बाहर निकल जाएगा, लाइक इन सॉफ्टी, आप सॉफ्टी खाते हैं तो वो उसके अंदर पूरा जो आइसक्रीम है वो फिल रहता है, तो वो भी एक तरह का, जैसे बच्चे का हैप्पी बर्थडे में कैप होता है, ठीक है, वो भी यदि हम किसी पाइप को छोड़ते हैं, ऊपर से ऐसे पाइप पकड़ा और पानी को छोड़ा, तो उसका शेप भी कुछ इसी तरह कॉनिकल फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है वो क्या है? द एंगल एट द पॉइंट O, the angle at the point O which is covered by the conical surface as called स्टेरेडियन, उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं, स्टेरेडियन। अब इसके लिए हम यदि मैथमेटिकली हम करते हैं एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, और मैथ की फॉर्म में करते हैं तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, ये कंप्लीट स्फीयर का एरिया हुआ, एंड डिवाइडेड बाय द r स्क्वायर। यदि हम इससे इसको कट करते हैं तो हमारे पास मिलता है रिजल्ट हमें 4
पाई, और 4 पाई में हम वैल्यू को पुट करते हैं 4 इंटू, और पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14। तो 1 स्टेडियम का जो वैल्यू निकला वो निकला 4 जा 16, 16 का 6, और कैरी 1, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, तो 12.56 इक्वलेंट टू द 1 स्टेरेडियन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम डिस्कस करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching my dear student. We will see in the next video and we will discuss in detail rest of the topics. Thank you.